जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आर्मी टेक्निकल का मॉडल पेपर, जिसमें आपको पूरे 50 प्रश्न सॉल्व करवाऊंगी। और ये पेपर आपको 4 भागों में मिलेगा फ्रेंड्स, जिसमें पहला भाग होगा सामान्य ज्ञान का, दूसरा भाग होगा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का, तीसरा मैथ्स यानी गणित का होगा और चौथा पार्ट होगा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, महाराष्ट्र में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने अपना संपूर्ण जीवन समाज में परिवार नियोजन की शिक्षाओं को प्रदान करने में अर्पित कर दिया था? कौन थे वो सामाजिक कार्यकर्ता? उमाजी नाइक थे। खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन देयर इन द गेम ऑफ खो खो? तो इसमें कितने? 9 खिलाड़ी होते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? किसके द्वारा बंगाल विभाजन का आदेश दिया था 1905 में? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। एलिफेंटा की गुफाएं निम्नलिखित में से किसके पास में स्थित है? तो ये किसके पास में स्थित है फ्रेंड्स? मुंबई के पास में स्थित है। नमदाफा अभयवन किस राज्य में है? ये कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। 1680 ईस्वी में कौन से किले में राजा शिवाजी की मृत्यु हुई थी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, राजगढ़ के किले में। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? काबुल में है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में। किस कारणवश औरंगजेब शिवाजी को परास्त करने में असफल रहा था? क्या कारण था? क्योंकि जो मराठा लोग थे वो क्या करते थे? छुप छुप के युद्ध करने में, जिसे क्या कहते हैं? गोरिल्ला वारफेयर कहते हैं, उसमें प्रवीण थे, इसलिए वो शिवाजी को परास्त करने में असमर्थ था। आर.डी. बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में उत्खनन करके कौन से स्थल की खोज की थी? आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। किस स्थल की खोज की गई थी फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। किस वस्तु का पृथ्वी से पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है? चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो पलायन वेग होता है वो क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम वेग चाहिए उसे ही क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। जिसको किस फॉर्मूले से दिया जाता है? ये होता है पलायन वेग का फॉर्मूला √2gm, और ये अंडर रूट है यहाँ पर भी, ठीक है, इस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो m है, m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है, मास ऑफ द अर्थ। और r क्या है? यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यहाँ पर पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है और पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। वस्तु के द्रव्यमान से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। इसमें से क्या हो सकता है? m⁻0 हो सकता है, क्योंकि m⁻0 का मतलब होता है 1। किसी की भी पावर आप 0 करोगे तो वो क्या होगा? 1। मतलब ये जो द्रव्यमान है इस पर डिपेंड नहीं करता वस्तु के। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये वेग है और वेग में परिवर्तन की दर को हम डिवाइड बाय टी से डिनोट करते हैं। तो v/t क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। वेग बटा समय होता है त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तापमान बढ़ने पर कणों की गति पर प्रभाव पड़ता है। किस तरह से कणों की गति का प्रभाव पड़ता है तापमान बढ़ने पर? तो फ्रेंड्स, जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या करते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उनमें होती है। तो तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। और गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी तो कणों की जो गति है वो क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी ही। तो उनकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें इसका आकार व आयतन निश्चित होता है? तो फ्रेंड्स, जो ठोस होता है सॉलिड वह स्टेट होती है मैटर की जिसमें क्या होता है? उसका आकार और उसका आयतन निश्चित होता है। द्रव में निश्चित नहीं होता आयतन, वो बह जाता है, उसका आकार भी निश्चित नहीं होता है। और गैस में भी निश्चित नहीं होता है, गैस भी क्या हो जाती है? फ्लो करने लग जाती है। इसलिए सिर्फ ठोस ही ऐसी अवस्था होती है जिसमें आकार और आयतन निश्चित होता है। किसी गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक है, तो गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या ज़रूरी कंडीशन होती है फ्रेंड्स? तो उसके लिए निम्न ताप और उच्च दाब। तापमान को आपको निम्न करना होगा और दाब को आपको बढ़ाना होगा, तो गैस को द्रवित कर सकते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? अचानक से स्टार्ट कर देता है चलना तो अश्वारोही गिर सकता है, तो उसका क्या कारण है फ्रेंड्स?
ये कारण है विश्राम जड़त्व यानी कि रेस्टिंग ऑफ इनर्शिया। तो विश्राम जड़त्व होता क्या है? ये वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? विश्राम जड़त्व। तो इसी के कारण क्या होता है कि जो अश्वारोही है वो अपनी विराम अवस्था में रहता है और अश्व अचानक से चलना शुरू कर देता है, तो वो क्या करता है, उसकी जो विराम अवस्था है उसमें परिवर्तन करने में असमर्थ होता है अचानक से, इसलिए वो गिरने की आशंका उसकी बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं विश्राम जड़त्व। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के वेग पर? ताप का भी पड़ता है, माध्यम और आर्द्रता, इन सभी का, तीनों का जो है वो क्या है फ्रेंड्स, ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो प्रेशर है, दाब, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। बल का गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है फ्रेंड्स? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए, द्रव्यमान गुणित त्वरण, या फिर एम जी, ऐसा भी कह सकते हैं, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। इन दोनों के जो गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। ये बल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? द्रव्यमान और त्वरण का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? बल होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, उसकी जो वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? विषुवत रेखा, ध्रुवों पर, सभी जगह समान होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू होती है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो कहाँ होती है? इक्वेटर पर होती है, यानी कि विषुवत रेखा पर होती है। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? रेडियस के। तो रेडियस जो पोल होते हैं, पोल्स पर रेडियस क्या होती है? ये कम होती है, और ये कम होगी तो ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए क्या होता है? ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। दो एक समान ठोस गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण का बल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन में क्या दे के रखा है कि दो गोले हैं, तो ये हमने यहाँ पर दो गोले बना लिए हैं। इस तरह से ये दो गोले दे के रखे हैं जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और दोनों गोले क्या हैं फ्रेंड्स? एक जैसे हैं। इनकी जो रेडियस एक जैसे हैं, मतलब इनका क्या है? द्रव्यमान भी समान होगा, और इनकी जो रेडियस है वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। ये आर है तो ये भी क्या होगी? आर होगी। तो इन्होंने क्या पूछा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में? इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा? तो फ्रेंड्स जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है एफ, वो किसके द्वारा दिया जाता है? जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जब दो ऑब्जेक्ट या निकाय एक दूसरे के ऊपर जो बल आरोपित करते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और ये इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर m और m2 क्या है? ये जो दो ऑब्जेक्ट है और निकाय है उनके मास होते हैं, और ये r क्या होता है? इन दोनों के बीच की दूरी की वो कितनी दूरी पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर g तो एज इट इज़ रहेगा, m1 और m2 दोनों इसके इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा? m है मान लेते हैं, तो ये भी m हो जाएगा। और r, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की r है, और यहाँ से यहाँ तक की भी r है, तो दोनों मिलके कितनी हो जाएगी? 2r। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा? जी m स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर हमें m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? m क्या है? यहाँ पर द्रव्यमान है, और द्रव्यमान क्या होता है? घनत्व गुणित आयतन। तो घनत्व तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर? रो। और आयतन क्या होता है? ये गोले हैं, तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं, तो क्या होगा? जी रो का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, और ये इसका पी स्क्वायर हो जाएगा। मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया है, यहाँ हो जाएगा 4r स्क्वायर, और ये है फोर्स। चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा जी रो का स्क्वायर, और ये 4 इंटू 4, ये 3 नीचे चला जाएगा, 3 इंटू 3, ये पाई स्क्वायर, और ये r की पावर 6, और यहाँ पर r की पावर कितनी? 2 है, और मल्टीप्लाई में 4 भी है। ये जो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये 6 माइनस 2 होगा, जो कि कितना मिलेगा? 4 होगा। तो यहाँ पर r की पावर कितनी मिली? 4 मिली, और ये 4 से एक 4 कैंसिल हुआ है, और ये कितना होगा? 4/9 रो का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर, और इंटू जी। ये मिली किसकी? हमें f की वैल्यू। तो फ्रेंड्स जो फाइनली फॉर्मूला मिला हमें वो ये मिला। तो इसमें क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि जो दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है उनकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या के किसके अनुपात के होगा? वर्ग के समानुपाती होगा, घन के समानुपाती होगा, चतुर्घात के समानुपाती होगा, या वर्ग के वृत्त के अनुपाती होगा। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूले में जो वैल्यू मिली है फोर्स
फोर्स किसके इक्वल आ रहा है, आर की पावर 4 के, मतलब इक्वल तो नहीं बोल सकते पर हाँ इसके समानुपाती आ रहा है। तो इसकी कितनी, चतुर्थ घात के समानुपाती आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, त्रिज्या की चतुर्थ घात के समानुपाती। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है। तो फ्रेंड्स जब भी व्यक्ति दीवार को धक्का देता है तो दीवार का विस्थापन बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब है वो कोई भी कार्य नहीं करता है। क्यों, क्योंकि जो कार्य की माप होती है वो क्या होती है, लगाए गए बल की माप तथा बल की दिशा में विस्थापन के समानुपाती होती है। तो वर्क होता है जो लगाया गया बल और उसमें जो विस्थापन होता है उसके समानुपाती होती है। तो बल तो लगाया लेकिन विस्थापन उसमें नहीं हुआ है, तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए कोई भी कार्य नहीं होगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, कब होगी, जब वह कहाँ से गुजरेगी। तो फ्रेंड्स प्रकाश की जो गति होती है सघन माध्यम में बहुत सबसे कम होती है और विरल माध्यम में सघन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो सबसे कम किस में होगी, कांच क्या है, एक सघन माध्यम है, इसलिए कांच से होकर जाएगी, तब उसकी गति न्यूनतम होगी। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इसमें रिलेशन होता है फ्रेंड्स C-0 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू F-32। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की स्केल में रिलेशन होता है। अब हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। सेल्सियस में 60 डिग्री दे के रखा है, -0 का कोई सेंस नहीं लिखा मैंने, डिवाइड बाय 100 F-32 डिवाइड बाय 180, ये 0 से 0 ये कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 18 6 कितना होगा, F-32 18 6 108 होगा। और इसमें आप 32 को उधर जाके प्लस कर दीजिए, तो 108 प्लस 32 कितना होगा, 140। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेस्ला एक इकाई है। तो टेस्ला फ्रेंड्स किसकी इकाई है, ये चुंबकीय प्रेरण की इकाई यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन की इकाई है टेस्ला। और मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। तो फ्रेंड्स जब भी हम चुंबक के पास में कोई सी वस्तु लेके जाते हैं तो वो अपनी ओर उसको क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। तो यही गुण जो प्रॉपर्टी होती है चुंबक की, वो क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। समांतर श्रेणी देके रखी हुई है आपको, जिसे AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका आपको मध्य पद का मान बताना है। तो फ्रेंड्स समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें जो पदों का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे 1 - 4 करेंगे तो 3 मिलेगा, 7 - 4 करेंगे तब भी 3 मिलेगा। मतलब इनमें पदों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो समान रहता है। उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है फ्रेंड्स, उसमें जो nth टर्म होती है, मतलब जो लास्ट वाली टर्म बोल दो या Tn टर्म बोल दो, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है फ्रेंड्स वो कितनी दे के रखी है, 97। और A क्या दे रखा है, A जो होता है पहला नंबर होता है वो 1 दे के रखा है। और इसमें कितने पद हैं, वो n होते हैं। वो हमें पता नहीं कि इसमें कितने पद हैं, तो वो n है, हमने एज इट इज़ लिख दिया, हमें पता नहीं। तो और D क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है, पदों के बीच का अंतर होता है, जिसे कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। वो कितना है, 3 है। तो यहाँ से ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 96 और 3 डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से n-1 मिला, 3 3 9 3 2 6। तो n की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 33 मिली। मतलब इसमें कितने, 33 पद हैं। अब टोटल 33 पद है, तो 33 पदों में से जो मध्य पद होता है वो कैसे निकालेंगे। तो मध्य पद निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। ऑड के केस में अलग होता है और इवन के केस में अलग होता है। अगर इवन होता तो हम n/2 कर देते, लेकिन यहाँ पर ऑड नंबर दिया है, मतलब विषम संख्या दी है, तो विषम संख्या के केस में n+1/2 होगा। तो इसका मध्य पद कैसे निकलेगा, इसका मध्य पद होगा n+1/2। कितने, 33 + 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 34/2। और इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, 17। मतलब जो 17 नंबर का जो पद है, 17 नंबर का जो टर्म है वो क्या है, मध्य पद है। लेकिन उसका मध्य पद नहीं पूछा है कि कौन सा मध्य पद है, उन्होंने क्या पूछा, मध्य पद का मान क्या है। तो ये 17 नंबर की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, T17 नंबर की आपको वैल्यू निकालनी है। A यहाँ पर 1 दे के रखा है, n कितने हैं, 17 हो जाएगा। 17 - 1 कॉमन डिफरेंस आप सभी को पता है कितना है, 3 दे के रखा है। ये हो जाएगा 1 + 17 - 1 कितना होगा, 16 16 3 = 48। ठीक है, और ये +1 है यहाँ पर,
तो जो T17 नंबर की टर्म आई है, मान आ जाएगा उसका, वो कितना होगा 48 + 1 49। तो आंसर क्या होगा आपका 49। समांतर श्रेणी देके रखी है, सेम एपी एक सीरीज है एज इट इज़, जो मैंने आपको बताया था अभी कि समांतर श्रेणी होती क्या, वही देके रखी है। अब इसमें पूछा है कि कितने पद हैं, मतलब n पूछा है कि n कितने हैं, इसमें कितने पद है। तो सबसे पहले हम d पता कर लेते हैं। तो 13 - 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6, और 19 - 3 करेंगे तो भी 6, मतलब यहाँ पर d की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 6 मिल गई। a जो पहली टर्म है वो क्या है 7 है, वो हमने लिख ली। तो हमारे पास जो tn है, tn निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, a + 1 n - 1 × d। और tn मतलब यहाँ लास्ट टर्म क्या देके रखी है 205, वो हमने रख दी। और a जो है a फर्स्ट टर्म है वो 7 है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, कितने पद हैं वो पूछे हैं, और d कितना है यहाँ पर 6। चलिए 205 में से आप इधर आके 7 को माइनस कर दीजिए तो कितना मिलेगा 198, और ये 6 को डिवाइड में लेके चले जाती हूँ = n - 1। 6 3 = 18, 6 3 = 18, n उधर n की वैल्यू क्या मिलेगी 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा 34। तो कितने पद है इसमें टोटल 34 पद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण ABC की वैल्यू 17 है, कोण BCA की वैल्यू 40 है, ओ भुजाओं के लंब समद्विभाजक का अनुप्रस्थ काट का बिंदु है, तो कोण BOC कितने डिग्री का होगा ये आपसे पूछा है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, जिसमें कुछ इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा। ये कोण 70 डिग्री का है और ये कितना है 40 डिग्री का है, और ओ क्या है भुजाओं के लंब समद्विभाजक, मतलब ये भुजाएं हैं, इन पर अगर आप लंब डालोगे तो ये एक दूसरे को समद्विभाजक करेंगे। ये पॉइंट कितना मिला यहाँ पर O मिला। तो कोण BOC ये B है, ये A है और ये C है। तो ये जो कोण BOC बन रहा है मतलब ये वाला एंगल, उसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो फ्रेंड्स अगर इससे हम एक सर्कल बनाते हैं इस तरह से, तो सर्कल बनाते तो सर्कल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पर बना लेती हूँ, वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है। ये एक ट्रायंगल है इस तरह से, और यहाँ पर क्या हो रहा है ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो सर्कल पर किसी भी क्षेत्र पर अगर एक ट्रायंगल के द्वारा एंगल बनाया जाता है, वो इसके जो सेंटर पर बनाया गया जो एंगल है उसका क्या होता है डबल होता है। ये एक कंडीशन होती है। तो यहाँ पर जो एंगल BOC होगा वो क्या होगा एंगल BAC बनेगा। ये वाला जो एंगल बनेगा ना इसका डबल होगा एंगल BAC, ये एंगल इस एंगल का डबल होगा। तो ये मैंने डबल कर दिया। तो एंगल BOC की वैल्यू क्या आएगी, ये एंगल अगर हमें मिल जाता है तो उसका हम डबल कर देंगे। और ये एंगल हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल BAC यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वो क्या होगा 180 - 17 - 40, यहाँ से मिलेगा एंगल BAC 70 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका डबल कर देंगे तो कितना होगा 140 डिग्री। तो एंगल BOC कितना होगा 140 डिग्री होगा। एक सिक्के को उछाले जाने पर टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो फ्रेंड्स सिक्के की जो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ नीचे जो लिखा होता है वो आपके पास टोटल होता है कि टोटल कितने चांसेस हैं, और यहाँ पर वो लिखा जाता है कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर टेल आने की प्रायिकता, तो सिक्के के पास दो कंडीशन होती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कितनी कंडीशन है उसके पास, टोटल 2 ही कंडीशन है। तो यहाँ हम लिख दिया है टोटल कंडीशन, और यहाँ पर आपको क्या चाहिए टेल चाहिए। तो टेल कितना एक ही बार आ सकता है, एक बार में टेल ही आ सकता है। तो उसकी जो प्रायिकता होगी कितनी होगी 1/2 होगी। किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स जो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो कि कितना देके रखा है 270। ठीक है 1/2। अब आधार गुणित ऊंचाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात देके रखा है 5:12। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x × 12x लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, वो कितनी होगी 2 6 = 12, और ये होगा 6 4 = 24, कितना बचा 6 5 = 30, कैरी 3 गया और ये 30 मिला। और ये 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 = 5, 5 9 = 45। तो फ्रेंड्स यहाँ से मिला कितना, ये x × x क्या हो जाएगा x² = 9, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिली 3 मिली।
अब समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो उसमें एक 5x है और दूसरी 12x, हम इसको 12x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं, तो यहाँ से 5 3 जा 15 मिल जाएगा और यहाँ से 12 3 जा 36। तो कर्ण हमें पूछा गया है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार कितना है हमने निकाला 15, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लंब कितना है 36, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 15 का करेंगे 225 होता है और 36 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना मिलेगा 1296। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कर्ण की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये स्क्वायर यहाँ के अंडर रूट में चला जाएगा, कितना मिलेगा 1521। और 1521 किसका अंडर रूट होता है फ्रेंड्स, ये होता है 39 का। तो जो कर्ण की वैल्यू आई वो कितनी आई 39 सेंटीमीटर आई। उस समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है उसकी परिवृत्ति की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। तो फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज के परिवृत्ति की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, a डिवाइड बाय √3। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है, उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई है, तो वो कितनी है 6√3 है और डिवाइड बाय √3 से √3 कैंसल, तो जो परिवृत्ति की त्रिज्या आई वो कितनी आई 6 सेंटीमीटर आई। log 3x + 4 का dc के सापेक्ष क्या होगा, dc यानी कि उसका x के सापेक्ष अवकलन आपको करना है। तो जब हम d/dx करेंगे log 3x + 4 का, तो वो क्या होगा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो log x होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक की जगह पे हमने क्या माना, ये है x की जगह पे, तो log x का क्या होता है 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 1/3x + 4। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है फ्रेंड्स, 3x + 4 है, तो 3x + 4 का हमें एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। ये डिफ्रेंशिएशन की कंडीशन होती है कि जब तक पूरी सीरीज़ ख़त्म ना हो, पूरे नंबर ख़त्म ना हो, तब तक उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पे भी हम सेम ही करते हैं, d/dx करते हैं, ये x का करते हैं, सेम वही होता है, लेकिन x का क्या हो जाता है यहाँ पर 1 हो जाता है, इसलिए 1/x आता है। तो यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर x की जगह पे 3x + 4 है, तो 3x + 4 का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो x का डिफ्रेंशिएशन फ्रेंड्स ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं अवकलन, तो वो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी 3 × 1 = 3 डिवाइड बाय 3x + 4। तो जो इसका अवकलन मिला x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में, वो कितना मिला 3 डिवाइड बाय 3x + 4। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान ली वो संख्या कितनी है x है। अब क्या बोला है इन्होंने कि उस संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, तो इसी संख्या का 25% निकाल लिया, ये 25% निकाल लिया और उसी से हमने क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया। आगे क्या कहा है, गुणा करने पर जो मिलने वाली संख्या होगी, इसका ऐसा गुणा करने पर जो संख्या हमें मिलेगी, तो कोई सी भी संख्या जो मिलेगी, मिलने वाली जो संख्या होगी उसी संख्या का, उसी संख्या मान, वही संख्या कौन सी मानी थी हमने x मानी थी, उसका कितना अधिक है, उसी संख्या का 200% अधिक है। ये प्रतिशत की जगह मैंने 1 डिवाइड लिख दिया, वही संख्या मिलेगी लेकिन कितनी मिलेगी, उससे 200% अधिक मिलेगी, तो अधिक इसलिए हमने प्लस कर दिया और उसी संख्या का 200% निकाल लिया। अभी एक इक्वेशन मिल गई, अब इसे शॉर्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ये 25 चौक 100 होता है, और यहाँ क्या करा हमने, ये हुआ x² डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2x है और 2x + x कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ x से ये x, एक x कैंसिल हो गया, तो जो x की वैल्यू वो मिली, कितनी मिली 3 × 4 = 12, तो कितनी है वो संख्या 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos² थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस sin थीटा का सरलतम मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं, मैंने cos² थीटा लिखा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा sin थीटा इंटू sin थीटा, sin² थीटा डिवाइड में sin थीटा। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी ट्रिग्नोमेट्री की, sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 डिवाइड बाय ये मिला हमें sin थीटा, और 1/sin थीटा क्या होता है cosec थीटा, तो जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली cosec थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos b की वैल्यू 1/3 हो तो cot b का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स cot b का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, cot b का फॉर्मूला क्या होता है,
कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा। तो कॉट भी निकालने के लिए हमें कॉस बी भी चाहिए और साइन बी भी चाहिए। तो हमारे पास कॉस बी तो है लेकिन साइन बी नहीं है, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को इस तरह से निकाल सकते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप कॉस बी की वैल्यू तो आपको दे के रखिए 1/3, और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट इधर जाके स्क्वायर लगा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 9। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 1/9। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 9 × 9 में से 1 माइनस करा तो 8 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? इधर जाके अंडर रूट लग जाएगा, 8 का अंडर रूट क्या निकलेगा? 2√2, और 9 किसका निकलेगा? 3 का निकलेगा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स? कॉट, ये बी है वो, ठीक है, कॉट बी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3, और साइन थीटा की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं? 2√2 डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली? 2√2, 1/2√2 इसका राइट आंसर होगा। 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या क्या होगी वो आपसे पूछी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने? 3 संख्या बोली है, तो हम मान लेते हैं x1 + x2 + x3। इनका जो औसत है वो कितना दे के रखा है फ्रेंड्स? 154, ये मैंने लिख लिया। अब एक कंडीशन इन्होंने क्या देखी रखी है कि जो पहली संख्या है, पहली हमने x1 मानी है, वो दूसरी संख्या मतलब x2 है उससे कितनी है? दुगनी है। एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी क्या दे के रखी है कि जो दूसरी संख्या है माने कि x2 वो तीसरी संख्या से दुगनी है। तीसरी संख्या कौन सी? x3 उससे दुगनी है। ये हमें कंडीशन यहाँ पे मिल गई। तो पहली संख्या क्या होगी? मतलब क्या पूछा है? x1। तो हम क्या कर लेते हैं, ये पूरा क्वेश्चन x1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस तरह से? यहाँ पर तो हमारे पास x1 की वैल्यू ये दे के रखी है, तो यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी होगी? x1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से x3 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी आएगी? x2 डिवाइड बाई 2, और x2 की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं? x1 डिवाइड बाई 2, और ये ऑलरेडी एक 2 यहाँ पर है तो कितनी निकलेगी? x1 में इसकी वैल्यू x1 डिवाइड बाई 4। चलिए हम इन सब की वैल्यू x1 में निकाल लिए, हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। x1 तो एज इट इज़ लिखा, और जो x2 की वैल्यू x1 में कितनी निकाली है हमने? x1 डिवाइड बाई 2 निकाली है, और x3 की वैल्यू कितनी निकाली है? x1 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर ये डिवाइड में 3 है, और कितना है? 154। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, और यहाँ पे कितना होगा? 4x1, यहाँ पे 2x1, और यहाँ पे x1, और ये डिवाइड में 3 है, ये नीचे चला जाएगा 154। इन सभी को प्लस कर लेंगे, 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो कितना मिलेगा? 7x1 डिवाइड में 4 × 3 = 154। चलिए इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 × 2 = 14, और ये 7 × 2 = 14, 22 मिला, और 22 में आप 12 का मल्टीप्लाई, ये कितना मिलेगा यहाँ पे? 12, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24, और 2 उसमें जोड़ देंगे 25, 26। तो जो x1 यानी कि पहली संख्या ही पूछी थी वो कितनी मिली? 264। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कॉरपोरेट हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन कितना है? 5000 है। अधिकारियों का औसत वेतन इतना है और शेष कर्मचारियों का इतना है। यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है तो अधिकारियों की संख्या क्या होगी? तो जो समस्त स्टाफ है मतलब कि x1 से लेके x500 तक का जो स्टाफ है फ्रेंड्स, कितने? 500 है, वो उनका औसत कितना देके रखा है? 5000। तो हम यहाँ से इनका सम निकाल सकते हैं। टोटल जो कर्मचारी है उनका जो सम है वो कितना आएगा? 5000 × 500। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो अधिकारियों का औसत वेतन है, तो अधिकारी जो भी होंगे, मान लिया हमने XA मान लिया, उनका औसत वेतन कितना है? 14000 है। तो यहाँ पर अधिकारियों की संख्या पूछी है तो हमने वो अधिकारियों की संख्या क्या मान ली कि कितने हैं? X है। तो टोटल कितने अधिकारी हैं? X है। और अधिकारियों का सम यहाँ से क्या निकलेगा? 14000 × X। ये यहाँ पर हमने सम निकाल लिया। आगे इन्होंने क्या कहा है कि कर्मचारियों का जो है वो कितना है? 4000 औसत है।
तो ये अधिकारियों में से मतलब टोटल 500 है, 500 में से हम अधिकारियों का माइनस कर देंगे सम, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कर्मचारी आ जाएंगे। उसका कितना देके रखा है, 4000, तो ये कितना हो जाएगा 500 माइनस अधिकारी हमने कितने माने, x माने हैं, तो इनका जो सम निकलेगा वो कितना मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ से 4000 इंटू 500 माइनस x। चलिए, तो अब इन्होंने क्या पूछा है कि स्टाफ की कुल तो अधिकारियों की संख्या क्या होगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास टोटल कितना है, टोटल सम है वो कितना है 5000 गुणित 500 किसके बराबर है, अधिकारियों का सम, अधिकारियों का सम कितना है 14000 इंटू एक्स, प्लस जो कर्मचारी उनका सम कितना मिलेगा यहाँ से 4000 इंटू 500 माइनस एक्स। अब इसमें से हम क्या कर लेते हैं, 1000 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से 1000 कॉमन आएगा, यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा और ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 2500 मिलेगा इज इक्वल टू ये 14x और यहाँ पर कितना होगा प्लस 2000, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 4x, माइनस का 4x इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा 10x मिलेगा। 2500 में से 2000 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 500 और ये 0 से 0 कैंसिल, तो जो x की वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स वो कितनी मिलेगी हमें यहाँ पर 50। तो हमने कितना माना था, x अधिकारी माना था और अधिकारियों की संख्या कितनी है 50 है। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक जो है 64, 62 और 84 ये गलती से लिखा गए हैं। क्या लिखा गए थे, वो 68, 65 और 73 लिख दिए थे। तो गलतियाँ सुधारने के बाद जो औसत होगा वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गलती इतने नंबर की जगह पे इतने नंबरों की गलती हो गई, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपको जो 40 छात्र हैं, ये 40 छात्र हैं, 40 छात्रों का औसत कितना देके रखा है 72। आप पहले इनका सम निकाल लीजिए, तो वो कितना होगा 72 इंटू 40। तो ये जो टोटल सम निकलेगा इसमें से आपको क्या प्लस करना है, पहले जो करेक्ट नंबर थे उनको प्लस करना है, वो कितने हैं 64 प्लस 62 प्लस 84, ये तीनों नंबर आपको एज इट इज़ लिखना है और इसमें से आपको माइनस कर देना जो गलत नंबर है। गलत नंबर कौन कौन से हैं, ये हैं 68 प्लस 65 प्लस 73। ये होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक जो होता है। जब इनको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 4 प्लस 8 प्लस 2 10 0 कैरी 1 6 6 प्लस 12 12 प्लस 9 कितना होगा 21, 210 मिलेगा यहाँ से हमें। और इनको जब प्लस करेंगे तो कितना होगा 5 3 प्लस 8 8 प्लस 8 16 का 6 कैरी 1 गया और इन सबको ऐड करेंगे तो 20, ठीक है। और इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, इनको मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ, अभी सॉल्व नहीं करती हूँ, इंटू 40 और ये डिवाइड में आपको भी लिखना है कितना है 40 है, तो 40 का एवरेज है तो डिवाइड में 40 भी जाएगा। और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 210 में से 206 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 4, ये हुआ 4 प्लस 72 इंटू 40 डिवाइड बाय 40। अब इसमें से मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पर कितना में बचेगा 72, 4 कॉमन गया तो 1 10 मिला सॉरी, और यहाँ पर 1 बचा और ये जो 4 कॉमन लिया था वो 40 से यहाँ पर हम कैंसिल भी कर देते हैं, 4 1 ज़ा 4 4 10 ज़ा 40। तो जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 720 प्लस 1 डिवाइड बाय 10। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 721 डिवाइड बाय 10 और इसका 10 अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना मिलेगा फाइनली 72 गलतियाँ सुधारने के बाद जो औसत मिला वो कितना मिला 72.1। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है फ्रेंड्स, तो चलिए कंडीशन लिख लेते हैं। 3 संख्या लिखी है x1 प्लस x2 प्लस x3, इनका जो औसत है वो कितना देके रखा है 114 है। और कंडीशन क्या देके रखी, दूसरी पहली की 3 गुनी है, दूसरी पहली संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या जो है वो पहली की 3 चौथाई है। ये कंडीशन हमने लिख लिया। अब इनकी वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देते हैं। x1 x2 की वैल्यू कितनी है 3x1, x3 की वैल्यू 3/4x1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 114। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 4x1 हो जाएगा, ये 4 3 ज़ा 12x1 प्लस 3x1 और ये 4 नीचे चला जाएगा इंटू 3 इज इक्वल टू 114। चलिए ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस 3 7 और 7 प्लस 12 कितना होगा 19। ये कितना मिला 19x1 डिवाइड बाय 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 114 और ये कितना होता है 19 6 ज़ा 114 होता है और ये 12 छंग 72 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 72।
अब इन्होंने पूछा क्या है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ऑब्वियसली ये होगी क्योंकि ये 3 गुना है, सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो x2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 इंटू x1 कितना निकाला है 72, तो 72 इंटू 3 करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, तो कितनी मिली सबसे बड़ी संख्या 216 मिली। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से हास्य होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष के पूर्व उसका मूल्य क्या था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, वर्तमान मूल्य है वो हमने लिख लिया, इनटू लगाया। अब यहाँ पर 1 प्लस माइनस आर होता है डिवाइड बाय 100, और यहाँ पर भी प्लस माइनस एन होता है। अब ये प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर आर जो है दर कहाँ पर दे के रखिए, 10% की दर है, हास्य हो रहा है मतलब कमी हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे माइनस, वो 10 लिखा डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो हमारे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम कितना है, पूर्व पूछा है, पहले पूछा है, तो पहले में क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, तो यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा। वैसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी फाइनली 729, ये 0 से 0 कैंसिल, 10 इन 1 ज़ा 10 माइनस 1 9, 9 डिवाइड बाय 10 की पावर -3, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो पावर प्लस में हो जाती है, जो पावर है ये प्लस में हो जाएगी। तो 729 ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 9 और इसकी पावर हो जाएगी 3, प्लस में हो जाएगी, रिवर्स कर देंगे। तो आगे और सॉल्व करेंगे तो 729 ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, ये सारे 9 कैंसिल हो गए, कितना बचा 10 की पावर 3, वो कितना होता है 1000। तो जो वैल्यू मिली हमें कितनी मिली, 1000 मिली। चले फ्रेंड्स, यहाँ से हो गए हैं हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है, कोबाल्ट का प्रतीक क्या होगा, CO। इनमें से कौन सी गैस एक परमाणु वाली गैस होती है। एक परमाणु वाली गैस, एक एटम की गैस वो गैस होती है जिसमें क्या होता है, एक ही परमाणु होता है और जो किसी से आसानी से बॉन्ड नहीं बनाती है, बॉन्ड नहीं बनाती है। तो जो कौन सी गैस होगी फ्रेंड्स, ये जो नियॉन है, ये क्या होती है, एक परमाणु वाली गैस होती है। इसके जो सारे आउटर शेल होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली फुल होते हैं, मतलब इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इसे एक एटम वाली गैस कहते हैं। और जितनी भी नोबल गैसेस होती है ना फ्रेंड्स, वो क्या होती हैं, सभी को हम एक परमाणु वाली गैस मान सकते हैं। जिसमें कौन कौन सी होती है, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जिनॉन और रेडॉन, ये सभी क्या होती है, एक एटम वाली गैस होती है, क्योंकि इनके जो आउटर शेल होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली फुल होते हैं, किसी और के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, नियॉन। अम्लराज में होता है, अम्लराज में क्या होता है, तो फ्रेंड्स अम्लराज का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अम्लराज का फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3 जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं और एक नाइट्रिक एसिड का होता है। ये होता है अम्लराज का फॉर्मूला। तो अम्लराज में क्या क्या होता है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन सभी को पता है क्या है, एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर होता है। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल स्तंभ होते हैं, और हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, और वर्टिकल कॉलम यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, और जो वर्टिकल वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, समूह। उच्चतर हाइड्रोकार्बनों का अपघटन करके निम्नतर हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भंजन यानी कि फ्रैक्चर कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में क्या प्रयोग किया गया था, कौन सी गैस प्रयोग की गई थी, मस्टर्ड गैस को रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। पारे का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण क्या कहलाता है, जब पारे को किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रित करते हैं तो उनका जो मिश्रण बनता है फ्रेंड्स उसे कहते हैं अमलगम, उसे अमलगम कहा जाता है। डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है, किसका अयस्क है फ्रेंड्स, ये मैग्नीशियम का। निम्न में से किसमें सहसंयोजक गुण अधिक होते हैं, तो सबसे ज़्यादा संयोजकता किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। तो सबसे ज़्यादा सहसंयोजक गुण कौन प्रदर्शित करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स आज हमने जो किया था वो किया था टेक्निकल का मॉडल पेपर सॉल्व, पेपर सेट, जिसका पैटर्न बिल्कुल जो एग्ज़ाम में पेपर आता है उसी के जैसा था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।